आप जिस इंडस्ट्री के अंदर बिजनेस कर रहे हो उसके अंदर बहुत सारे लोग सौराष्ट्र के लोग हैं, इस प्रकार की इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं। इसके बारे में आपका क्या कहना है? कोई भी सिटी में आप जाओगे तो लाती जो होती है वुड का बिजनेस वो Yes. कच्छी लोग ही करते हैं। आज कोई भी सिटी इंडिया में के जाओ अंदर कोई इंडिया भी में सिटी में तो प्रीकास्ट का बिजनेस है तो वो गुजराती लोग ही करते हैं। तो आपके बिजनेस के अंदर टाटा है, अदानी है, एल&टी, गोदरेज, एचपी जैसी बड़ी बड़ी कंपनी है, वो आपके क्लाइंट्स हैं। Yes. तो वो आपके क्लाइंट्स कैसे बने? ये सब बड़ी मल्टीनेशनल जो कंपनी है ना उसका पान इंडिया में प्रेजेंट होता है। तो कोई भी कंपनी को एक काम करवाना है तो गुजरात में मैं कर रहा हूँ तो यूपी में भी मैं कर रहा हूँ, कर्नाटक में भी मैं कर रहा हूँ, तो उसको एक ही वेंडर मेंटेन करना है तो वो कंपनी के लिए वो बेटर है। मार्केट के अंदर आपके बहुत सारे अलग अलग कॉम्पिटिटर होंगे, उससे आप कैसे बेहतर हो? कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से मोल्ड बनाना, तो उसके लिए भी हमारा एक इंजीनियरिंग वर्कशॉप खुद का ही है कि जिसके अंदर जो भी मोल्ड बनाना है तो वो इन हाउस ही बनाना है। तो जो भी ऑर्डर हम लेते हैं तो इन हाउस ही उसका मोल्ड बनता है, इसके बाद प्रोडक्ट भी हम उसको बना के देते हैं। जब भी आप इंडिया के बाहर के कोई भी पार्टनर को चूज करते हो तो वो आप किस प्रकार डिसाइड करते हो? हाँ, जब स्टार्ट करते हैं जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं उसके साथ रिलेशन मेंटेन करने के लिए ये आप जो सर्विस तो दे रहे हो उसके अलावा कोई आप ऐसा कुछ करते हो, पर्सनल मीटिंग वगैरह ऐसा कुछ के, ताकि वो आपके साथ लंबे समय तक जुड़ी रहे और उसका जो बिजनेस है वो आपको ही मिलता रहे? सूरत में जो तापी का ब्रिज है ना वो M40 ग्रेड में बना हुआ रहता है। Yes. तो उसको आप देखो 50 साल 60-70 साल कुछ होने वाला है नहीं, तो उसकी लाइफ 150 इयर्स की होती है। आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो बुलेटिन प्रोजेक्ट है उसमें भी हमें काफी सप्लाई किया है। तो L&T ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 150 साल का बुलेटिन का गारंटी दिया है कि ये बुलेटिन को 150 साल कुछ नहीं होगा, लेकिन उसको 200 साल कुछ नहीं होगा। 90 स्टेट के अंदर या 70 से भी ज्यादा सिटी के अंदर आपका बिजनेस अपने एक्सपांड कर दिया। तो सबसे पहले आपने आपका जो बिजनेस है वो गुजरात के अंदर चालू किया था, तो आपको आइडिया कैसे है कि मैं गुजरात के बाद एक राज्य से दूसरे राज्य में जाके बिजनेस को डेवलप करूं? बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग सवाल आपने पूछा। आज के इस पॉडकास्ट के हमारे गेस्ट है पीयूष भाई सिंगाला, जिसका बिजनेस का नाम है त्रिलोक प्रीकास्ट। और पीयूष भाई का जो बिजनेस है वो पूरे इंडिया के अंदर फैला हुआ है। पीयूष भाई ने शुरुआत में बेसिक लेवल से अपने बिजनेस की शुरुआत की थी। पहले वो सौराष्ट्र के एक गांव के अंदर रहते थे, उसके बाद बिजनेस के सिलसिले में उसका सूरत आना हुआ। वो शुरुआती समय में उसके पास कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं था। शुरुआत में उसके बिजनेस के अंदर उन्होंने बहुत चैलेंजेस का सामना भी किया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे अपना बिजनेस चालू किया। पहले गुजरात के अंदर अपने बिजनेस को डेवलप किया, उसके बाद आज पूरे भारत के अंदर करीबन 90 से भी ज्यादा स्टेट के 75 से भी ज्यादा सिटी के अंदर आज पीयूष भाई का बिजनेस है वो अभी चालू है। तो पीयूष भाई ने पूरे इंडिया के अंदर ऐसा बहुत ही कोई रेयर ऐसा इलाका होगा जहां पे पीयूष भाई का अभी बिजनेस नहीं चल रहा होगा। और बड़ी बड़ी कंपनी, अदानी जैसी बड़ी बड़ी जो कंपनी है वो पीयूष भाई के क्लाइंट्स है। वो अदानी जैसी बड़ी कंपनी को सर्विस देते हैं, उनको मेंटेन करते हैं, उसके साथ रिलेशन मेंटेन करते हैं। तो आज इस पॉडकास्ट के अंदर हम पीयूष भाई से जानने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने जो बेसिक लेवल से आज इतना बड़ा एम्पायर बनाया है तो उसके पीछे उन्होंने कौन सी स्ट्रगल किया, उसका जो बिजनेस है उन्होंने इतना बड़ा बनाया तो उसके पीछे उन्होंने कौन सी स्ट्रेटेजी का यूज किया। उसकी लाइफ के अंदर भी बहुत ज्यादा चैलेंजेस आई, तो इन सभी चैलेंजेस में से वो कैसे बाहर आए और आज इतने बड़े बड़े क्लाइंट्स को हैंडल कर रहे हैं। तो बड़ी कंपनी के साथ डील करना जो एक्सपीरियंस होता है वो कैसा होता है, ऐसी बहुत सारी चीजों के बारे में और प्रीकास्ट इंडस्ट्री के बारे में भी हम उसके साथ बात करने वाले हैं। इसीलिए ये पॉडकास्ट आप एंड तक जरूर देखना। पीयूष भाई, सबसे पहले इस पॉडकास्ट के अंदर मैं आपका स्वागत करता हूँ। थैंक यू प्रतीक भाई। आपकी जो जर्नी है, आपने जो आपकी बिजनेस जर्नी वो आपने 2005 के अंदर चालू की थी जी। तो वहां से लेके अब तक की जर्नी वो कैसे रही, यहाँ तक आप कैसे पहुंचे, उसके बारे में आप थोड़ा बता दीजिए। ओके, यस प्रतीक भाई। वैसे मैं भी सौराष्ट्र में अमरेली डिस्ट्रिक्ट से बगसरा गांव से बिलोंग करता हूँ। मेरा बोर्न भी बगसरा में हुआ है। 1 से 10 तक का एजुकेशन मैंने बगसरा में लिया है। 11-12 मैंने राजकोट किया, वो भी महात्मा गांधी हाई स्कूल है, अल्फ्रेड हाई स्कूल, उसमें से मैंने किया है। 12th में मैं फेल हुआ, वो भी एक साथ 5 सब्जेक्ट में फेल हुआ। एक साथ 5 सब्जेक्ट यस, हाँ। और एट दैट टाइम फैमिली को पता चल के 5 में फेल हुआ है तो मेरे पास कोई चांस ही नहीं था बोलने का। तो उसको ऐसा ही लगा कि ये तूने राजकोट जाके तूने कुछ एजुकेशन लिया ही नहीं है, टाइम बर्बाद किया। लेकिन मैं भी एवरेज स्टूडेंट ही था, 70-75% का स्टूडेंट था, लेकिन मेरे को भी पता नहीं कि मैं इतना फेल क्यों हुआ। लेकिन एट दैट टाइम मेरे को सिर्फ सुनना ही था। लेकिन मैंने उसी वक्त दिमाग से मैंने नक्की किया कि मेरे में जो स्किल है वो मैं एक बार दिखा के रहूंगा। पापा ने बोला तू फेल हुआ है तो अभी बिजनेस में आ जा, अपना बिजनेस तो यहाँ है मूंगफली का, इसके अंदर तू आ जा। लेकिन मैंने मना किया, आप मेरे को एक चांस दो,
मैं आपको मेरे में जो स्किल है वो मैं आपको दिखा के रहूंगा। Yes. मैंने वापिस 12 का एग्जाम Exam दिया दिया। और मेरा 84.3% मेरा रिजल्ट आया 12th में। 12th में Yes, एक्स्ट्रा हाँ। मेहनत किया था, क्या किया था मतलब? नहीं, इतना ही मेरे को लगा कि मैं फेल हुआ क्यों, मेरे को भी पता नहीं लगा, लेकिन एट दैट टाइम मेरा माइंड इतना शार्प हो गया कि जो भी पढ़ता था ना मेरे को अच्छी तरह से याद रह जाता था। और एक ही विजन था, बस मेरे को मेरे फैमिली को दिखाना है कि मैं इतना वो काबिल हूँ या काबिल इतना- हूँ कि मैं फेल नहीं हो सकता। लेकिन क्या हुआ वो आज भी मेरे को पता नहीं कि क्या ऐसा हुआ, लेकिन हुआ है। बस एक ही हमारा टारगेट है, मेरे फैमिली को मेरे को प्रूव करना है कि आई एम समथिंग, बस। Yes. इसकी वजह से वापस 83% 12th में पास हुआ। इसके बाद मैंने ग्रेजुएशन राजकोट में ही किया। एट दैट टाइम पीटीसी का क्रेज बहुत था कि लोग को 5 लाख रुपए दो तो भी एडमिशन नहीं admission नहीं मिलता मिलता था। था। और वो फिक्स था कि अगर पीटीसी में एडमिशन लिया, 2 साल कोर्स किया तो 2 मंथ में वो गवर्नमेंट जॉब मिल जाता है। तो वापस मैंने पीटीसी में एडमिशन लिया, इसमें भी मेरा रैंक अच्छा आया। तो मेरे को जब मेरा एजुकेशन 2004 में कंप्लीट हुआ, पीटीसी का डिग्री मिला, तो विद इन 2 मंथ्स में उसका भर्ती गवर्नमेंट ऑफ गुजरात का भर्ती आया कि आपको नौकरी का ऑफर मिल रहा है। मतलब आपको गवर्नमेंट जॉब मिल गई? जॉब, हाँ। तो वैसे मेरा फैमिली जो है ना वो बिलोंग करता है, हमारा मेन बिजनेस था मूंगफली का, फादर और मेरे 2 ब्रदर, उसमें हमारा ऑयल मिल था, तो उसमें सब इन्वॉल्वमेंट गांव में बगसरा गांव में था। हाँ था वो। तो ऐसा कोई जरूरत नहीं था मेरे को बिजनेस में जाना था, लेकिन था कहा कि भाई पढ़ते जाए, क्योंकि क्या करना वो भी एट दैट टाइम फिक्स डिसाइड नहीं था, लेकिन कुछ करना था, वो फाइनल था। क्या करना था वो मेरे को पता नहीं था। तो मेरे को अच्छा परसेंटेज था, तो जॉब मिला। तो मैंने फैमिली को बोला कि मैं जॉब मिल रहा है, मेरे को नजदीक में मिलेगा ना तो करूंगा, मैं राजूला जाफराबाद जाऊंगा दूर नहीं जाऊंगा। नहीं। तो बोलते कोई बात, तू ट्राई कर, वरना कुछ बिजनेस में आ जाना, बिजनेस तो है ही, कोई बात नहीं। तो मेरे इसमें भी रैंक अच्छा था। तो मेरे को बगसरा के बाजू में धारी डिस्ट्रिक्ट में दलखानिया के पास में कोटरा गांव में मेरे को जॉब का ऑफर मिल गया। तो मेरे गांव से वो 45 किलोमीटर होता था। तो मैंने बोला कोई बात, मैं अप डाउन करूंगा। तो वो मैंने ऑफर ले लिया और डायरेक्ट वहां मेरे को प्रिंसिपल का पोस्ट मिला। हाँ, आफ्टर ट्रेनिंग के बाद। यस। तो मैंने 2 साल मैंने रेगुलर जॉब किया, लेकिन फिर भी मेरे दिमाग में एक ही था, मेरे को कुछ बिजनेस करना है। मतलब बिजनेस की तरफ आपका माइंड हाँ, क्योंकि फैमिली बिजनेस और मेरे को बिजनेस करना था, लेकिन क्या करने का वो पता नहीं था। लेकिन जो भी कर रहा था एट दैट टाइम मैं बिजनेस का फाइंड कर रहा था, क्या बिजनेस करूँ, कैसे करूँ, कहाँ करूँ, वो सब सोच रहा था। एक साइड मेरा जॉब चालू था। यस। तो आफ्टर 2 साल के बाद जब बिजनेस हम फाइंड कर रहे थे, पहले ऐसा सोचा कि गांव में एक अच्छा स्कूल बनाते, बगसरा गवर्नमेंट को अच्छी स्कूल नहीं है, तो वो किया, वो भी एक सोच रहे थे। तो इसके बाद जैतपुर मेरा एक रिलेटिव है, मेरी सिस्टर है, वहाँ हम गए। तो जस्ट बैठे थे फैमिली के साथ, तो बात हुआ कि भाई हम बिजनेस सोच रहे क्या करें। तो उसने बोला अगर तेरे को बिजनेस ही करना है तो तू कर, हम जो प्रीकास्ट कंपाउंडर का बिजनेस कर रहा है वो बिजनेस अच्छा है, अभी नया है, तुम जुड़ सकते हो। हाँ, अगर तुम अच्छे बड़े सिटी में आप जाओगे, सूरत जैसे सिटी में, तो इसका स्कोप अच्छा रहेगा। तो हमने बोला कोई बात नहीं, हम आपको बताएंगे। तो बाद में थोड़ा, मैं बीसीए मैंने किया था ग्रेजुएशन में, तो थोड़ा मेरे को कंप्यूटर का नॉलेज था। तो मैंने सर्च किया थोड़ा R&D किया कि भाई ये कंपाउंड वॉल कैसे होता है। पहले तो क्या थी, कंपाउंड वॉल है तो ब्रिक का, ब्लॉक का कहीं बनता था, ये प्रीकास्ट वाला या कंक्रीट का ब्लॉक, ऐसा कोई टेक्नोलॉजी था ही नहीं। लेकिन पता चला कि ऑर्डिनरी जो कंपाउंड वॉल बन रही, इससे ये 40 to 45% बन रही, कि सस्ता है तो सस्ता तो पहले चलेगा। वो फिक्स दिमाग में इतना तो था कि सस्ता है तो चलेगा। इसका कॉन्सेप्ट नहीं है आज नहीं, लेकिन फ्यूचर में ये प्रोडक्ट चलेगा, ऐसा दिमाग में बैठ गया। वापिस हम जैतपुर गए कि बोला कि चलो हमको आगे बढ़ना है, तो हम कैसे आगे बढ़े। तो बोलते कोई बात नहीं, आप सूरत चले जाओ, तो ये बिजनेस अच्छा है, लेकिन तुम अकेले नहीं, तुम और तुम्हारे भैया संजय भाई, आप दोनों जाओ तो हम आगे बढ़ेंगे। ये बिजनेस बड़ा तुम अकेले नहीं कर पाओगे। तो ऑलरेडी बड़े भैया है, वो भी बिजनेस में इन्वॉल्वमेंट थे। तो बोलते हैं कोई बात नहीं, अगर अच्छा बिजनेस है तो चले जाएंगे। फिर भी एक दूसरा भाई अजय भाई है, वो और पापा बोले कि हम बिजनेस संभालेंगे, आप दोनों जाओ। तो 15 नवंबर 2005 में हम सूरत में आए। सब जगह पे जगह फाइंड किया, फिर भी पीपोदरा मेन रोड टच हमने जगह बाई किया। अगर धंधा नहीं चला तो वापस गांव चले जाएंगे, वो मेंटालिटी के साथ। यस। तो बिजनेस स्टार्ट किया, उसने पूरा उसका नॉलेज था, तो उसने हमको सब नॉलेज शेयर किया और सब बिजनेस सेटअप कर दिया, प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया। प्रोडक्ट पूरा दक्षिण गुजरात में नया था कि भाई कंपाउंड वॉल तो ईंट का, ब्लॉक का एक दीवार बनता है, तो ये 2 इंच का थिकनेस
प्रीकास्ट वॉल कंपनी में बनता है, साइड पे इरेक्स होता है, तो कॉन्सेप्ट था नहीं। लेकिन बिजनेस चालू किया था तो सबको अवेयरनेस था नहीं, तो हमने कोई भी बोले मेरे को सैम्पलिंग करना तो हम उसको फ्री में सैम्पलिंग कर देते थे। एक एक जगह पे हमारा 2 साल एक ही विजन था कि लोगों को अवेयरनेस लाओ, अवेयरनेस तो कहाँ भी जाए तो हमारा कंपाउंड वो लगे कैसे भी। रेट उस वक्त हमारे को इम्पोर्टेंट नहीं था, लेकिन हमको बस सैम्पलिंग करना था, लोगों को दिखाना था कि भाई जो ऑर्डिनरी वॉल आती है इसका ऑप्शन अभी नया आ गया है। इसका बेनिफिट भी है कि फास्ट हो जाता है, कम कीमत में होता है, वापस मूवेबल है, इन फ्यूचर कभी इसको मूव कर सकते हैं। तो सबको दिखा है। तो 2 साल के अंदर हमारा 50 सैंपल के आसपास हो गया सूरत सिटी के आसपास। तो एवरीडे कोई रोड पे से निकलता है तो दिखता है कि अच्छा ये दीवार तो यहाँ 2 साल से खड़ी अच्छी है। तो बाद में धीरे धीरे लोगों को हैबिट पड़ गया कि अब दीवार करना है तो झंझट क्यों करना है। कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं अगर 1000 फुट दीवार ये बनाना है तो 1 महीना लगता है, ये हम आपको 1 वीक में बना के दे सकते हैं। तो बाद में अवेयरनेस आया, तो स्टेप बाय स्टेप वो बिजनेस चालू किया। एक प्लांट किया आउट ऑफ दूसरे सिटी में, हम यहाँ से सप्लाई कर रहे थे। एट दैट टाइम में हमारी 3 कंपनी थी, जयपुर में था, एक आनंद में था, एक हमारा कंपनी था। 3 कंपनी थी यस। तो अवेयरनेस डिफरेंट सिटी में हमारा काम चालू था। 1 प्लांट से 2 प्लांट, 2 प्लांट से 4 प्लांट, ऐसे बढ़ाते गए, एक्सपांड करते गए। इसमें काफ़ी चैलेंजेस आए और ग्रो करते करते आज टोटल ऑल ओवर इंडिया में हमारा 73 यूनिट्स 90 स्टेट के अंदर 73 सिटी में हमारा प्रीकास्ट कंपाउंड का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट आज अवेलेबल है। और 90 स्टेट में हम पूरा फैसिलिटी 90 सिटी में हम उसको सब जगह पे डिलीवरी कर रहे हैं, एक्सपांड कर रहे हैं। यस। तो आपने बोला अभी 19 सिटी के अंदर आपका भी बिजनेस आपने एक्सपांड किया है, ठीक है। तो इस अलग अलग सिटी के अंदर, लेकिन आपका अलग अलग स्टेट के अंदर इतने अलग अलग पूरे इंडिया के अंदर आपका बिजनेस है, तो ये सभी बिजनेस को अलग अलग जगह पे आप मैनेज कैसे करते हो? वो भी एक इंटरेस्टिंग सवाल है कि भाई पहले तो क्या था, हमारे गुजरात में सूरत में ही प्लांट था, तो सूरत से हमने नासिक प्लान किया, औरंगाबाद प्लान किया। तो यहाँ से हमने औरंगाबाद सपोज हमने पहला प्लान स्टार्ट किया 2009 में, तो औरंगाबाद में हमने 10 क्लाइंट का काम किया। तो बाद में हमको पता चला कि यहाँ तो बहुत काम है, लेकिन सूरत से पॉसिबिलिटी में ट्रांसपोर्ट में ही पैसा जा रहा है, और आपके जैसे अच्छे वहाँ 5 दोस्त मिल गए, तो हमने उसका हेल्प लिया कि भाई हमको यहाँ लैंड परचेस करना है या रेंट पे रखना है, तो आप हमको क्या मदद करोगे। बोलते कोई बात, मेरे दोस्त है आपको जगह दिलवा देगा, हमारा एक सीए है वो आपको अकाउंटिंग में जो भी लीगली एडवाइस आपको करेगा। बाद में यहाँ से हमने सपोर्ट दिया, काम चालू कर दिया। 2-4 काम था, एक बार प्लान चालू किया तो अपने आप को एक्सपांस होते गए। तो औरंगाबाद से हम नासिक गए, नासिक से हम सोलापुर गए, तो एक बाय एवरी 200-300 किलोमीटर हम आगे बढ़ते गए और हमारा एक्सपांस सब सिटी में होता गया। यस। ओके। उसके बाद मैं आपको बात करूं कि जो आपने 2005 के अंदर प्रीकास्ट का बिजनेस चालू किया था और एक आज अभी 2024 तक हम पहुंच गए, ठीक है। तो पहले की कंपेयर में अभी क्या चेंजेस देखने को मिल रहा है इस इंडस्ट्री के अंदर? अच्छा, पहले तो प्रीकास्ट किसी को शब्द बोलते हैं ना तो किसी को पता ही नहीं था कि क्या होता है, क्या होता है। जब मोबाइल आया तब पता चला प्रीपेड और पोस्टपेड, यानी कि प्रीपेड का पहले रिचार्ज करो बाद में यूज करो, पोस्टपेड में क्या है कि पहले यूज कर लो बाद में पे करना। तो ये हमारा ये प्रीकास्ट कंपाउंड का भी ऐसा है कि पहले कंपनी पे बनाओ और साइड पे जाके इंस्टॉल करो, इसलिए उसको प्रीकास्ट मतलब पहले उसको बनाओ। कहाँ बनाओ तो कंपनी पे बनाओ, और जो भी आपका लोकेशन है साइड है वहां से उसको इंस्टॉल ही करना है। तो जो भी मैन्युफैक्चरिंग होगा वो कंपनी पे होगा, उसका क्वालिटी कंट्रोल होगा। तो पहले ये कॉन्सेप्ट था नहीं, लेकिन आज एवरी डे लेबर क्राइसिस इतना बढ़ रहा है, लेबर मिल नहीं रहा। आज आपको अच्छा सा इंजीनियर आपको मिल जाएगा, लेकिन आपको अच्छा स्किल पर्सन लेबर चाहिए तो नहीं मिल रहा है, और इन फ्यूचर मिलेगा भी नहीं। तो स्टेप बाय स्टेप सब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को मस्ट बी गोज इन प्रीकास्ट इंडस्ट्री, इस पे ही जाना पड़ेगा। हर एक इंडस्ट्री, आपकी इंडस्ट्री की नहीं बात करो, अलग अलग इंडस्ट्री के अंदर भी लेबर का इश्यू है। उसका कोई पर्टिकुलर रीजन है, इसी रीजन की वजह से लेबर नहीं मिल रहे, या वो लोग कुछ अलग करना चाहते हैं, ऐसा क्या हुआ है? अगर इसके बारे में मेरा नॉलेज ऐसा है कि पहले ज़्यादातर लोग अनएजुकेटेड पब्लिक थी, तो जो भी अनएजुकेटेड था तो उसको वो खुद ही एक हार्डवर्क कर रहे थे, तो उसका बच्चा था वो भी हार्डवर्क करने आया। तो आज वो सिनेरियो पूरा चेंज हो गया है। आज सबके पास एजुकेशन हो गया है और सबको स्मार्ट वर्क करना, किसी को हार्ड वर्क करना है नहीं। पहले
मजदूर का लड़का था वो मजदूरी करने वाला था, आज मजदूर का लड़का भी अच्छी तरह से पढ़ रहा है तो वो भी छोटा मोटा कॉन्ट्रैक्टर बनेगा, तो लेबर हार्डवर्क किसी को करना ही नहीं है। तो डे बाय डे वो क्राइसिस बढ़ने ही वाला है, सबको स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क किसी को करना है नहीं। आज का डिजिटल युग हो गया है, सबका फूड ऐसा हो गया है कि किसी को हार्ड वर्क करना नहीं है, स्मार्ट वर्क करके सब आगे बढ़ रहे हैं। तो डे बाय डे लेबर क्राइसिस इंडिया में होने ही वाला है, होने वाला है। ओके, अलग अलग इंडस्ट्री के अंदर भी ये प्रॉब्लम सब में, इसीलिए सब ऑटोमाइजेशन हो रहा है ना। हो रहा है। अब सब में इतना टेक्नोलॉजी आ गया, एआई आ गया, ऑटोमाइजेशन आ गया कि कम, आज कोई भी इंडस्ट्री एक ही सोच पे चल रही कि आप हमको कम से कम लेबर से हमारा काम कैसे हो सकता है। यस, वो जो भी प्लानिंग कर रहे हैं वो भी ऐसा ही मशीनरी ले रही है कि भाई कि भाई कम लोगों से मेरे को कैसे मैनेज करना है। और आज ज्यादा लोगों को मैनेज करना, गवर्नमेंट लॉ, लेबर का लॉ, उसका मेंटेनेंस, उसका मेंटेन इतना ज्यादा आ रहा है, और जो भी लेबर मशीन जो एक्यूरेसी के काम देगी वो देगी नहीं। और आज सब इतना फास्ट प्रोडक्शन पे लोग चले गए, तो ऑटोमेशन को तो ही काम होगा, तो वो तो इश्यू पर डे बाय डे इंक्रीज ही होने वाला। और जो प्रीकास्ट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है उसके अंदर इंडिया और पूरा ग्लोबली ऐसा कोई आप ट्रेंड देख रहे हो कि भाई पहले ये नहीं था, अभी करंट मार्केट के अंदर, पूरी इंडस्ट्री के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर इस प्रकार का ट्रेंड देखने को मिल रहा है? बात करें तो इंडिया में प्रीकास्ट टेक्नोलॉजी बहुत कम है, बहुत यानी कि बहुत कम है नहीं, ऐसा ही करे तो भी चलेगा, क्योंकि यहाँ इंडिया में लेबर इतना, अभी तक इतने पॉपुलेशन तो लेबर था, इसलिए जितना आप देखते जाओगे तो लेबर था, तो प्रीकास्ट में किसी ने सोचा ही नहीं। अब डे बाय डे ऐसे सिचुएशन आ गई कि लेबर डे बाय डे कम होता रहा है, तो इसकी वजह से सब प्रीकास्ट इंडस्ट्रीज में आया। मैं 2014 में चाइना गया था एक कंपनी की विजिट में, हमें जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उसका हमको ऑटो प्लान देखने के लिए हम गए थे 2014 में। तो एक कंपनी का विजिट हमने किया, हम वहाँ 10 दिन रुके थे, तो देखा कि ये कंपनी है, ये प्रीकास्ट बिल्डिंग बना रही है, ये बिल कंपनी है, ये प्रीकास्ट रूम बना रही है, ये कंपनी है तो ये प्रीकास्ट शेड बना रही है, ये कंपनी है तो प्रीकास्ट 10 मार की 15 मार की बिल्डिंग बना रही है। तो मैं शॉकिंग हो गया कि ये क्या बात कर रहे हो कि ये 20 दिन में 5 मार की बिल्डिंग खड़ी कर दी है। तो लेकिन जब मैं वहाँ गया तब मैंने देखा कि यस इट इज पॉसिबल कर रही है। और बाद में जब इंडिया आया कि सोचा कि भाई यहाँ भी हम इंडिया में क्या कर सकते हैं, तो इंडिया में स्कोप बहुत था, लेकिन प्रॉब्लम ऐसा था एट दैट टाइम वो 2014 में 150-200 रुपये में अच्छा से अच्छा लेबर मिल रहा था। तो 200 रुपये में 150-200 रुपये में लेबर मिल रहा है, तो ऑटोमाइजेशन में जाएगा तो वो महंगा ही पड़ेगा। आज सिचुएशन ऐसा आ गया है कि डे बाय डे आज 500-700 रुपये में भी लेबर अच्छा मिल नहीं रहा। तो डे बाय डे हमको आज देखो, आज इंडिया में भी ऐसा प्रीकास्ट बिल्डिंग, प्रीकास्ट मकान, प्रीकास्ट कॉलोनी सब बन रही है। तो आज समय आ गया है कि लेबर का क्राइसिस की वजह से इस पे लोग जाने वाले हैं और अब जाएंगे। और यूरोपियन कंट्री में तो पहले से पॉपुलेशन है ही नहीं, तो वो तो 50 साल से प्रीकास्ट में यूज कर रहे हैं। उसको छोटा से छोटा प्रोडक्ट बनाना है तो भी वो प्रीकास्ट और टेक्नोलॉजी में जाएगा। तो आप अभी देखो जो भी अच्छी से अच्छी टेक्नोलॉजी है ना वो यूरोप की है, क्योंकि पहले से यूरोप में लेबर यूरोप में पहले से लोग ही कम है, तो वहाँ जो भी उसको वर्क करना है तो ऑटोमाइजेशन में ही जाना पड़ेगा कि लेबर तो है नहीं, लोग तो है नहीं। तो इसीलिए जो भी यहाँ टेक्नोलॉजी आ रही है ना तो यूरोप की आ रही है, कोई भी यूरोपियन कंट्री, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी ऑलरेडी वहाँ 20-30-40-50 साल से रेडी है, डेवलप हो गई है। उसकी वजह से अभी तो यहाँ से हम इम्प्लीमेंटेशन नहीं करने वाले। ओके, उसके बाद आपका जो भी बिजनेस आपने बताया कि 90 स्टेट के अंदर या 70 से भी ज़्यादा सिटी के अंदर आपका बिजनेस आपने एक्सपांड कर दिया, तो सबसे पहले आपने आपका जो बिजनेस है वो गुजरात के अंदर चालू किया था। तो आपको आइडिया कैसा है कि मैं गुजरात के बाद एक राज्य से दूसरे राज्य में जाके बिजनेस को डेवलप करूँ? अच्छा, बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग सवाल आपने पूछा। पहले तो हम सूरत में ही कर रहे थे, इसके बाद हमने एक ब्रांच किया औरंगाबाद में और एक हमने अहमदाबाद कड़ी चालू किया। इसके बाद हम मेरे पार्टनर रसिक भाई जयपुर से और ब्रदर हम साउथ की एक बस लेके टूर में निकले कि भाई हाँ कि चलो फैमिली के साथ एक टूर करके तो हम 22 दिन की टूर लेके निकले। मैं मैक्सिमम पूना तक गया था। तो जब बाई बस हम घूमते घूमते निकले तो पूना तक तो पता था, इसके बाद बेलगांव आया, हुबली आया, दावनगिरी आया, बेंगलोर, चेन्नई, रिटर्न में हैदराबाद होके घूम के आए, तब पता चला कि भाई इंडिया तो इतना बड़ा है। हाँ,
तो हमारी जो प्रोडक्ट है, क्योंकि हम वैसे तो बिजनेस माइंड ही है, तो हम Yes. जहाँ जाएंगे तो हमको तो दीवार पहले दिखती है। दिखती है। हाँ, तो हमने पूरा एक नजरिया हमारा चेंज हो गया कि जाते कि पुणे तक तो थोड़ा आइडिया था, इसके बाद आगे गए तो इतना बड़ा सिटी, इतना बड़ा एरिया, तो वहाँ तो ये प्रोडक्ट है ही नहीं। तो एट दैट टाइम मगज में क्लिक हुआ कि अपना बिजनेस ऑल ओवर इंडिया हो सकता है। कैसे होगा वो पता नहीं, लेकिन पूरा इंडिया खाली है। अभी तो हमने साउथ घूमे, ऐसे नॉर्थ होगा, नॉर्थ ईस्ट होगा, पूरा इतना बड़ा इंडिया है। तो यहाँ नहीं है तो आगे भी नॉर्थ में भी नहीं होगा। तो हम ये opportunity बिजनेस देखी। इंडिया लेवल पर करेंगे, वो हमने फाइनल किया। कैसे करेंगे, कब करेंगे, वो कुछ आइडिया नहीं था, लेकिन दिमाग में एट दैट टाइम क्लिक हो गया कि हमको बिजनेस करेंगे, यही करेंगे और इंडिया लेवल पे करेंगे। कैसे करेंगे वो स्टेप बाय स्टेप देखते रहेंगे। ओके, उसके बाद आपने एक इसके गुजरात बाद के हमने बाहर- स्टेप बाय स्टेप औरंगाबाद किया, सोलापुर किया, नागपुर किया, हैदराबाद किया, रायपुर किया, ऐसे दिल्ली, करके एक्सपांड कर जयपुर, दिया यस, वापी। बाद में स्टेप बाय स्टेप अलग एक्सपांड करते गए, लेकिन जो भी सोच था वो यहाँ से आया। कि पूरे इंडिया कवर करना हाँ। है। ओके, जी, वो जी। आपने पहले देख लिया था। देख ओके। लिया, यस। उसके बाद यहाँ तक की आपकी जो जर्नी है, ठीक है, अलग अलग लेवल पे आपने आपकी लाइफ के अंदर, आपके बिजनेस के अंदर यहाँ तक आप पहुंचे हो, तो ऐसी कोई मोमेंट है जिससे आपको कुछ सीखने को मिला हो और उसकी वजह से आपका जो बिजनेस है उसके अंदर वो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ हो, या तो आपकी लाइफ के अंदर कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ हो, ऐसी कोई मोमेंट? यस, यस। जब हमने 2005 में प्लान स्टार्ट किया तो ऐसा था कि भाई पहले ये प्रोडक्ट वडोदरा, राजकोट, जयपुर, सौराष्ट्र में चल रही थी, तो सूरत में ही चलेगी, ऐसा हमको एक थॉट प्रोसेस था। Yes. हमने प्लान स्टार्ट किया, प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया, थोड़ा प्रोडक्शन का स्टॉक हो गया, तो हमने बोला कि भाई अब आगे हमको ऑर्डर मिलेंगे। लेकिन ऑर्डर मिला, लेकिन 2-3 ऑर्डर मिले, प्रोडक्शन कैपेसिटी ज़्यादा था और मार्केटिंग थोड़ा कम था। और हमने स्टॉक किया कि चलो एक बार प्रोडक्शन, क्योंकि हमारी प्रोडक्ट में एक चैलेंज था कि प्रोडक्शन करने के बाद उसको 20-21 दिन उसको पानी का वाटर क्यूरिंग करना पड़े, इसके बाद ही यूज़ कर सकते हो। तो हमने बोला स्टॉक रहेगा, थोड़ा अच्छा तरह से क्यूरिंग हो जाएगा तो प्रोडक्ट अपना अच्छा बनेगा। तो हमने प्रोडक्शन करते रहेंगे, मार्केटिंग था नहीं। तो एक दिन ऐसा आया कि हमारे पास मार्केटिंग ही नहीं था, सिर्फ प्रोडक्शन सिर्फ प्रोडक्शन का स्टॉक हो गया। वो कैसे करना है उसमें वो सब स्किल हमने कर लिया, लेकिन मार्केटिंग कैसे करना है बेचना था कैसे, वो उसके था बजाय नहीं दिया। वो था नहीं। यस। बाद में हमको पता चला कि अगर हमको बिजनेस करना है तो मार्केटिंग भी हमको खुद करना पड़ेगा, अकाउंटिंग भी हमको खुद करना पड़ेगा, एज ए HR जो भी स्किल की रिक्वायरमेंट सब हमको डेवलप करना पड़ेगा। बाद में ही हम खुद मार्केट में निकल पड़े कि भाई हमको हमारी ये प्रोडक्ट है, नया है, कैसे करना है। तो कोई अच्छे एक्सपीरियंस लोग को हेल्प लिया कि भाई हमको ये प्रोडक्ट बेचना तो कैसे उसका मार्केटिंग करे। वो सब किया करने के बाद हमको पता चल, बाद में हमने मार्केटिंग स्टार्ट किया कि भाई हमको ये मार्केटिंग करना है तो खुद करेंगे, सब ऑल इन वन पर्सन हुए तो ही हम एक्सपांशन बिजनेस को कर पाएंगे। अगर मैंने सिर्फ प्रोडक्शन कर दिया और मैं उसको मार्केटिंग में नहीं कर पाता तो भी तो एज नहीं ए बेच बिजनेस पाएंगे। कुछ इसमें लूप है। तो बाद में एट दैट टाइम हमने डिसाइड किया कि सब हमको ही करना पड़ेगा तो ये बिजनेस चलेगा, वरना ये बिजनेस चलेगा नहीं। तो इसके लिए जो भी करना पड़ेगा वो सब हम करेंगे। और हम और मेरे बड़े भैया संजय भाई थे तो मैनेज कर रहे थे, दोनों मार्केट निकल पड़े और विद इन 3 मंथ में जो भी माल था वो पूरा बेच हमने दिया। बेचने का स्टार्ट हो गया। बाद में प्रोडक्शन करके बाद में थोड़ा हमारा बिजनेस एक ट्रैक पे आने का स्टार्ट हो हुआ गया। और आफ्टर 2 इयर्स वो इट इज बेस्ट परफॉर्मेंस ऑल्सो हो मतलब गया। आपका कहने का मतलब है कि एज ए बिजनेस ओनर आपको आपके बिजनेस के साथ जितने भी फील्ड जुड़े हुए हैं, चाहे मार्केटिंग ले लो, सेल्स ले लो, हर एक फील्ड के अंदर बिजनेसमैन को कुछ ना कुछ नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज होना चाहिए। ओके, yes, अगर yes. एक ही इंडस्ट्री के अंदर नॉलेज है, एक ही सेक्टर के अंदर, तो आप उसके अंदर आप मास्टर बन सकते हो, लेकिन आपकी प्रोडक्ट है उसको सेल नहीं कर नहीं, सकते हो। हाँ बराबर है। इसमें और भी थोड़ा मैं बोलना चाहूँगा। इसके बाद आज मैं भी ये बिजनेस में यहाँ तक लेके आया हूँ तो मेरे को भी एक अच्छा सा नॉलेज मिला कि हम जो भी बिजनेस में है, कुछ भी बिजनेस में, कोई भी इंडस्ट्रीज में आप, तो वो इंडस्ट्रीज में आपका सिटी में, आपके स्टेट में, के आपके देश में अच्छा से अच्छा क्या हो रहा है, अच्छा से अच्छा आपका कौन सा कंपनी का टॉप पे है, उसका आपको पूरा इंडस्ट्री का नॉलेज होना चाहिए। हाँ, कि भाई सपोज मैं कंपाउंडर बना रहा हूँ तो मेरे को सूरत में कौन सा अच्छा कितनी कंपनी काम कर रही है, गुजरात लेवल पे कौन है, इंडिया लेवल पर कौन है और वर्ल्ड लेवल पे क्या चल रहा है। अगर वो आज मेरे पास है नहीं, सपोज इतना फाइनेंस भी मेरे पास नहीं है, लेकिन यू हैव टू नॉलेज, आपके पास नॉलेज होना चाहिए कि आपकी इंडस्ट्रीज में वर्ल्ड पे टॉप पे ये कंपनी है और ऐसे ऐसी प्रोडक्ट आ रही है,
इसमें मेरा अभी कितना परसेंट शेयर है वो कहाँ आपको पे वो पता आपको चलना बताना तो चाहिए। आपको डीपली आपका इंडस्ट्री का नॉलेज होना चाहिए, चाहिए। तो ही आपको एक लेवल पे आपको एक्सपेंस करना आप कर पाओगे। ओके। और आपके बिजनेस के अंदर टाटा है, अदानी है, एल&टी, गोदरेज, एचपी जैसी बड़ी बड़ी कंपनी है, वो आपके क्लाइंट्स है। यस, तो वो आपके क्लाइंट्स कैसे बने, उसके बारे में थोड़ा बताओ। पहले तो सब कंपनी का लगभग सबका प्रेजेंट इन गुजरात में तो है, कि उसका Yes. हमने काम किया था, Yes. कर रहे हैं। तो ये सब बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल जो कंपनी है ना, उसका पान इंडिया में प्रेजेंट होता है। Yes. सभी जगह पे, हर एक जगह स्टेट पे में, सिटी में उसका प्रेजेंट, उसका प्लांट, उसका ऑफिस सब जगह पे रहता है। तो कोई भी कंपनी को एक काम करवाना है तो गुजरात में मैं कर रहा हूँ, तो यूपी में भी मैं कर रहा हूँ, कर्नाटक में भी मैं कर रहा हूँ, तो उसको एक ही वेंडर मेंटेन करना है, तो वो कंपनी के लिए वो बेटर है। तो हमारे ऑल इंडिया में हमारा प्रेजेंट है, तो उसका कहाँ भी उसका काम का रिक्वायरमेंट है तो डायरेक्ट हम उसको सर्विस दे रहे हैं। उसको जो रिक्वायरमेंट है एसीएम प्रोडक्ट उसको बना के दे सकते हैं, तो वो मस्ट भी हमारे साथ जुड़ी रहती है। ओके। तो ये जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं उसके साथ रिलेशन मेंटेन करने के लिए ये आप तो सर्विस तो दे रहे हो, उसके अलावा कोई आप ऐसा कुछ करते हो, पर्सनल मीटिंग वगैरह ऐसा कुछ कि ताकि वो आपके साथ लंबे समय तक जुड़ी रहे और उसका जो बिजनेस है वो आपको ही मिलता रहे, ऐसी कुछ एक्टिविटी करते हो? जी हाँ, इसमें पहले तो इंडिया लेवल पे हम सिर्फ कंपाउंड वॉल ही बना रहे थे। Yes. इसके बाद 2021 से हमने प्रीकास्ट, यू शेप, ड्रेन, बॉक्स कवर, हेवी ड्यूटी प्रोडक्ट बनाना चालू किया। इन शॉर्ट ये जो प्रोडक्ट हम बना रहे थे ना, वो M20 to 25 30 ग्रेड का कंक्रीट बना रहे थे। और ये जो भी प्रोडक्ट त्रिलोक इंफ्राटेक हमारी नई कंपनी स्टार्ट हुई, इसमें M50 से लेके M80 तक का कंक्रीट बना रहे। Yes. Yes, तो वो heavy साइज होता duty है, क्या concrete. होता है आपने जो बताया हो? वो उसका ड्यूरेबिलिटी रहता है। मतलब कि सपोज आप ये जो सूरत में जो तापी का ब्रिज है ना, वो M40 ग्रेड में बना हुआ रहता है। Yes. तो उसको आप देखो 50 साल 70 साल कुछ होने वाला है नहीं। ये M50 से बनाना चालू करते हैं कंक्रीट, तो उसकी लाइफ 150 ईयर्स की कितनी होती है। ओके। इसमें भी एक प्राउड के साथ मैं बोल सकता हूँ, आज ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो बुलेटिन प्रोजेक्ट है उसमें भी हमें काफी सप्लाई किया है। तो L&T ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 150 साल का बुलेटिन का गारंटी दिया कि ये बुलेटिन को 150 साल कुछ नहीं होगा, लेकिन उसको 200 साल कुछ नहीं होगा। यस। तो उसमें भी हम काफी प्रोडक्ट सप्लाई कर रहे हैं, तो हमारी प्रोडक्ट को भी 200 साल कुछ होने वाला नहीं है नहीं। तो ऐसे जो भी रिक्वायरमेंट है, ऐसे हम कस्टमाइज भी कंपनी को बना के देते हैं। तो आज L&T का हम क्लाइंट है, तो L&T जो भी प्रीकास्ट में कुछ भी बोले तो हम बना के उसको दे सकते हैं। तो ऐसे हम सब कंपनी के साथ जुड़े हुए रहते हैं। ओके। उसके अलावा आपकी लाइफ के अंदर ऐसी कोई, आपकी बिजनेस जर्नी के अंदर ऐसी कोई चैलेंजेस आई है आपके यहाँ तक की जर्नी में जिसका आपने सामना किया हो? यस, ऐसा हमारा एक ओडिशा में प्लांट है, भुवनेश्वर में। तो हमने एक गवर्नमेंट प्रोजेक्ट लिया था। प्रोजेक्ट बड़ा था, काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट था। तो एक चैलेंज हुआ कि 10 किलोमीटर दीवार उसको हमको 10 महीने में कंप्लीट करके देना है। तो वो हिसाब से हमने वहाँ सेटअप लगाया, प्लांट चालू किया, और प्रोजेक्ट वैल्यू था उससे, उसका मैंने 2.25 करोड़, तो उसमें हमने बैंक गारंटी उसको दी कि भाई इतना प्रोजेक्ट के लिए हाँ हम प्रोजेक्ट करके देंगे। लेकिन प्रोजेक्ट चालू किया, 40-50% काम हुआ, और इतना लोकल एक इश्यू आ गया कि गवर्नमेंट भी सोल्व नहीं कर पा रही है, हम भी कर नहीं रहे, और इतना डिले हो गया। 4.5 साल हो गया, नई प्रोजेक्ट आगे बढ़ रहा है, नई प्रोजेक्ट वाइंड अप हो रहा है, और गवर्नमेंट काम का कुछ डिसीजन ही नहीं आ रहा है, और बीच में भी पड़ा है। तो इसमें हमको काफी नॉलेज मिला कि भाई गवर्नमेंट के साथ कैसे काम करना है, करेंगे तो कौन सी टर्म्स कंडीशन के काम करना है। इन शॉर्ट हमारे पास एट दैट टाइम पूरा नॉलेज नहीं था, कि हमने बड़ा काम था तो हमने ले लिया। इसके बाद इसमें से हमको इतना बड़ा नॉलेज मिल गया कि भाई अगर इतना बड़ा चैलेंजिंग प्रोजेक्ट लेना है तो उसमें क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, और क्या हमको इसमें ध्यान रखना है, वो सब हमको एक बार इसमें नॉलेज मिला। इसके बाद हमने इससे भी बड़ा प्रोजेक्ट किया, लेकिन इसमें लॉस किया, तो इसकी वजह से हमने दूसरे प्रोजेक्ट में हमने प्रॉफिट करके दिया। आज भी वो प्रोजेक्ट ऐसे ही है, लेकिन उसमें से हमको नॉलेज ही मिल रहा है। यस, लॉस हुआ है तो उसमें भी हमको काफी नॉलेज मिल रहा है कि भाई आगे के जो भी काम करते हो उसके अंदर ये गलती नहीं होनी चाहिए, तो क्या क्या पहले से केयर लेना है, तो वो सब इसमें से नॉलेज मिल रहा है। ओके। और आपकी जो अलग अलग प्रोडक्ट्स है उसकी जो क्वालिटी होती है उसको आप कैसे मेंटेन करते हो? उसको चेक करने के लिए ऐसी कोई प्रोसेस होती है, या मतलब कि भाई आपने जैसे बोला कि हमारी जो प्रोडक्ट है वो 150 साल 200 साल तक चलेगी, तो उसको आप कैसे चेक करते हो?
इसके अंदर इंडिया का IS स्टैंडर्ड कोड होता है, इसका जो भी नॉर्म्स है वो हमको फॉलो करना पड़ता है। और इसके लिए हमने जो प्लांट सेटअप किया है ना, वो फुली ऑटो प्लांट है। ओके। जो भी प्रोडक्ट बनेगा उसका एक मेजरमेंट से बनेगा, उसका पूरा क्वालिटी कंट्रोल फुली ऑटोमेटिक मशीन से ही बन रहा है। उसका इंच इंच की इसका जो क्यूरिंग हो रहा है वो भी हम स्टीम से क्यूरिंग कर रहे हैं, उसको वाटर से भी क्यूरिंग नहीं कर रहे। तो जो भी प्रोडक्ट बनती है वो फुली ऑटो प्लांट से बन रही है। तो उसका जो भी मेजरमेंट एज पर गवर्नमेंट नॉर्म से बनाना है वो नॉर्म से ही बनते ही है। और उसका जो रॉ मटेरियल होता है वो भी परचेस करने के टाइम से ही इसका एक SOP होता है, वो प्रोसेस से ही हम उसको आगे बढ़ती है। अगर वो इसमें पास हुआ लेबोरेटरी में तो ही उसको हम परचेस करते हैं। तो सिस्टम से ही पूरा प्लान चलता है, तो ही इतना जो भी अच्छी प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं वो हम बना सकते हैं। ओके। मान लो आपको कोई बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है, जी ठीक है, और आपके पास जितना ऑर्डर मिला उसकी कैपेसिटी या तो वो इतनी प्रोडक्ट आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो ऐसे बड़े ऑर्डर को आप कैसे मैनेज करते हो? बड़े ऑर्डर है तो वैसे हमारे अगर कंपाउंड वॉल में है तो ऑल इंडिया में हमारे प्रेजेंट है, तो एक नहीं तो दूसरे प्लांट से हम प्रोडक्ट बाय कर लेते हैं। अगर तो भी नहीं पॉसिबल ही होता तो दूसरा जो कॉम्पिटिटर होता है उससे दोस्ती करके कि जो भी एक प्रोजेक्ट मेरे पास इतना बड़ा है, चलो Yes. दोनों मिल के ही काम करें तो दोनों का बेनिफिट है। मतलब कोलैबोरेशन कोलैबोरेशन करके हम प्रोजेक्ट काफी बड़ा कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, मतलब बिजनेस के अंदर कोलैबोरेशन का एक इम्पोर्टेंट रोल रहता इम्पोर्टेंट है। रोल है। यस यस। बहुत सारे ऐसे बिजनेस ओनर्स होते हैं, मतलब कंपटीशन करना चाहते हैं, भाई मैं ये कर रहा हूँ तो मेरा कंपटीशन नहीं करना चाहिए, लेकिन कोलैबोरेशन करने से भी आप अपने बिजनेस को एक लेवल तक एक्सपांड कर सकते एक्सपांड हैं। कर सकते हैं। यस यस। ओके। और एज अ बिजनेस ओनर आपकी ऐसी कोई हैबिट है जिसकी वजह से आपके बिजनेस के अंदर कुछ अच्छा सा इम्पैक्ट पड़ा हो? इसी कोई ये अच्छी वाली हैबिट हो? हैबिट बोलो या स्किल बोलो, यस। लेकिन हम आज इतना एक्सपेंस किया, आज टोटल 125 से ज़्यादा हमारे पास रजिस्टर्ड पार्टनर है टोटल सब कंपनी में। लेकिन एक ही स्किल है कि भाई कोई भी आदमी से मिले तो हमको वह मैं वही दिखता हूँ कि ये बंदा मेरे लिए क्या काम आ सकता है। यस। वो स्किल है कि इसको देख के अगर इसको मैंने यह जगह पे रख दिया तो वो बिजनेस ग्रो कर पाएगा, तो हम उसको लेके उसको जो भी है जो भी डिवीजन में उसको रखना है वो रख के इसका हम ग्रो करवा सकते हैं। आपकी ऐसी कोई हैबिट है जिसकी वजह से आपका जो बिजनेस है उसके ऊपर एक अच्छा सा इम्पैक्ट पड़ा हो? यस। हाँ, पहले ऐसा था कि जो भी डिफिकल्ट काम है ना वो मैं बाद में करूँगा, पहले जो इजी काम है वो करने का एक थॉट प्रोसेस था। बाद में पता चला कि भाई इजी काम है, इजी काम कब है जब तक हमारे पास नॉलेज नहीं है ना, तब तक वो काम हमारे इजी हार्ड है Difficult काम, लगता था। डिफिकल्ट काम है। Okay. जब तक हमारे पास नॉलेज नहीं है तब तक वो काम डिफिकल्ट रहे। Difficult है। जब उसका नॉलेज मिल गया तो वो काम एकदम इजी हो गया। तो जो भी डिफिकल्ट काम है वो पहले ही चैलेंज से लेते हैं, नॉलेज नहीं है तो वो उसका नॉलेज लेते हैं। मेरे को गरबा नहीं आ रहा था तो मैंने पहले वही कि मेरे को गरबा सीखना ही है, तो मैं सुबह 6 से 7 बजे गरबे सीखने जाता हूँ। तो आज मेरे को गरबा आ गया तो आज मेरे को इजी लग गया। जब तक हमारे पास नॉलेज नहीं है ना तब सब काम हमको बहुत मुश्किल लगता है। जब नॉलेज मिल गया तो वो सब काम इजी है। सिर्फ हमारे पास नॉलेज नहीं है, वही एक हमारा लूप रहता है, प्रॉब्लम वाला है। मैंने सुना है कि अभी जो आप जिस इंडस्ट्री के अंदर बिजनेस कर रहे हो उसके अंदर बहुत सारे लोग सौराष्ट्र के लोग हैं, इस प्रकार की इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं। इसके बारे में आपका क्या कहना है? हमने जो एक्सपेंशन किया ना, जो भी वो मैं भी सौराष्ट्र में अमरेली डिस्ट्रिक्ट के बगल से गाँव से बिलोंग करता हूँ। तो हमने जो एक्सपेंशन किया ना, सब हमारे रिलेटिव ही थे, सब रिश्तेदारी थे, फैमिली मेंबर थे, वही थे। तो हमने जो भी प्लान सब सेटअप किया ना, वो कोई ना कोई रिलेटिव ही होता है। वो गया, वो वहाँ जाके उसने आगे एक्सपांस किया तो वो भी उसका रिलेटिव होता है। तो सब मेरे रिलेटिव जो भी है वो सौराष्ट्र में अमरेली डिस्ट्रिक्ट के आसपास के होते हैं। तो आज ऐसा सिचुएशन हो गया है कि ऑल ओवर इंडिया का 70-75% बिजनेस प्रीकास्ट में जो भी है वो सब अमरेली के लोग जाके ही काम करते हैं ऑल ओवर इंडिया में। जैसे आपको पता होगा कि कोई भी सिटी में आप जाओगे तो लाती जो होती है वुड का बिजनेस वो कच्छी लोग ही करते हैं। तो ऐसे आज कोई भी आप सिटी में जाओ इंडिया में तो प्रीकास्ट का बिजनेस है तो वो गुजराती लोग ही करते हैं। उनमें से भी खास करके अमरेली, इसमें खास करके अमरेली डिस्ट्रिक्ट के लोग मैक्सिमम लोग है। अब तो सभी लोग आ गए लेकिन मेजोरिटी आप पकड़ो तो वो लोग रहते हैं। तो वो भी एक प्राउड है कि ये इंडस्ट्री में गुजराती लोग का मैक्सिमम सही हो गया। और आपने जैसे बोला कि आपने पहले गुजरात में चालू किया था, धीरे धीरे पूरा इंडिया कवर किया, अब आप इंडिया के बाहर भी बिजनेस कर रहे हो। तो जब भी आप इंडिया के बाहर के कोई भी पार्टनर को चूज करते हो, किसी के साथ, तो वो आप किस प्रकार डिसाइड करते हो? कुछ क्राइटेरिया होता है कि इसको ही मैं पार्टनरशिप दूंगा या इस तरफ से डेवलप करूंगा? यस,
हाँ, जब स्टार्ट करते हैं हमने डिसाइड किया कि भाई चलो हमको सपोज एक झारखंड में प्लान करना है, तो वहाँ कोई अपने रिलेटिव तो होते नहीं है, नहीं। तो वहाँ एक बार हमारे जो नियरेस्ट प्लांट होता है थोड़ा वर्कआउट करते हैं कि भाई कोई भी सिटी में ये कंपाउंड का बिजनेस करना है तो वहाँ लोकल सोर्स का है, वहाँ कौन सी दीवार का यूज हो रहा है, कौन सा प्रोडक्ट यूज हो रहा है, उसका क्या रेट है, वहाँ का लैंड का रेट क्या है, वहाँ डेवलपिंग कितना हो रहा है, तो वो सब एक बार मेजरमेंट करने के बाद हमारा कोई भी एक टीम है वो जाके वो वहाँ लैंड फाइंड करती है। तो वहाँ जाके कोई भी गांव में हमको लैंड फाइंड करना है ना, तो हम वो गांव के मुखिया को पकड़ते हैं या सरपंच जो या भी main उसको तलाटी person होता है मंत्री है उसको- उसको पकड़ते हैं, हमको ये बिजनेस ये सिटी ये एरिया में हमको करना Start है, करना है। तो ये गांव के आसपास हम आपको जगह दो, तो उसको पास वो पूरा गांव का हिस्ट्री होता है कि किसकी जगह पड़ी है, कौन बेचने वाला है, कोई रेंट पे देने वाला है, किसको कितनी जरूरत है, तो वो हमको सब जुगाड़ करके देती है। Okay. इसके साथ साथ मैं भी काफ़ी प्लेटफॉर्म है, इसमें से एक BNA करके एक प्लेटफॉर्म है, उसका भी मैं मेंबर हूँ, तो उसको और इंडिया के लोग इसमें कनेक्ट होते हैं BNA कनेक्ट इसकी एप्लीकेशन Yes. थ्रू। तो कोई भी सिटी में मेरे को कोई भी बंदे का हेल्प चाहिए तो BNA वहाँ से कनेक्ट थ्रू हम उसको कांटेक्ट contact कर करके सकते हैं और वो भी वहाँ से- हेल्प कर सकते हैं। तो आज इंडिया के कोई भी सिटी में हमको इतना Network डेवलप चाहिए किया तो तो- हेल्प कहाँ से ना कहीं मिल जाती है और अपना काम स्टार्ट हो जाए। एक बार हो गया तो बाद में अपने आप उसका नेक्स्ट लेवल ओपन हो जाता है। ओके। आपके बिजनेस को डेवलप करने के लिए आप कौन सी स्ट्रेटेजी को यूज करते हो? हाँ, बिजनेस को डेवलप करने के लिए हम और हमारी टीम, हम तीनों भाई जो है ऑलवेज नया इस इंडस्ट्री में क्या कर रहे हैं ना, उसका हम नॉलेज एनालिसिस करते रहते हैं। एवरी डे उसका नॉलेज हम जानते रहते हैं। इसके लिए वर्ल्ड में कहाँ भी ट्रैवलिंग करना है, हमारी प्रोडक्ट में वर्ल्ड में बेस्ट प्लान कौन सा है, क्या अच्छा से अच्छा क्या बन रहा है, तो उसका हम विजिट करते हैं, उसका एक बार प्लान देखते हैं। अगर वायबल आज नहीं है लेकिन नॉलेज है, तो मैंने भी अभी तक 12 कंट्री में विजिट कर लिया है, और मैंने बड़े भैया है उसने 18 कंट्री में उसने विजिट किया है। इसमें घूमने के लिए और इंडस्ट्रियल विजिट के लिए। अब परी इंडस्ट्रीज में कंपाउंड वॉल जो है, इसमें अच्छा से अच्छा कंपाउंड वॉल वर्ल्ड में क्या है उसका मेरे पास पूरा नॉलेज रहता है, उसको मिलते जाते हैं तो घूमता रहता है। तो जितना घूमेंगे इतना हमको नॉलेज ज़्यादा मिलेगा। और इसके बाद इसका हमने हमारा एक R&D सेंटर है, तो इसके अंदर एवरी टाइम नया नया प्रोडक्ट डेवलप करते रहते हैं। तो जो भी आज जो भी आज रिक्वायरमेंट है कस्टमर का, तो वो उसका नीड करने के लिए हम भी R&D कर करके एक अलग-अलग प्रोडक्ट जगह पे डेवलप घूमते कर हो रहे हैं। कि Yes. मार्केट में और किसकी डिमांड आने वाली है, आने इंडिया वाली के है, बाहर yes. लोग क्या यूज करते हैं। आज नहीं है, इन फ्यूचर Future क्या में। आएगा, तो आज से हम उसका इम्प्लीमेंटेशन चार्ट करके प्रोडक्ट डेवलप करते हैं। चलेगा नहीं चलेगा वो नेक्स्ट मैटर है, लेकिन जो भी प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट है वो हम बनाना चालू करते हैं आज। ओके। उसके अलावा आपके जितने भी कस्टमर्स होते हैं उसको आप सेटिस्फाइड कैसे करते हो? उसके लिए आप क्या क्या करते हो कि आपका कस्टमर एक सेटिस्फाइड हो जाए? हमारा जो कस्टमर है, हम जो प्रोडक्ट बेचते हैं वो तो Yes. है, इसके अलावा भी अगर वो बोले कि हमको ऐसा कस्टमाइज प्रोडक्ट चाहिए तो भी बना सकते हैं। अभी रिसेंटली एक एग्जांपल है कि हम सिर्फ कंपाउंड वॉल बना रहे थे। यस। अभी एक हजीरा पोर्ट का एक ऑर्डर आया कि हमको कंपाउंड वॉल तो प्रीकास्ट लगाना है, लेकिन उसका फाउंडेशन जो है ना वो भी प्रीकास्ट करना है। हमको कुछ करना ही नहीं है। Okay. आप प्रोडक्ट लेके आओ, डायरेक्ट वहाँ इंस्टॉल पूरा कर सब दो, कुछ आप ही कर सब दो। आप ही करो। तो हमने फाउंडेशन भी प्रीकास्ट बनाया, उसका कॉलम्स और इसका पैनल सब बनाया, सब बनाया। और वहाँ जाके सिर्फ इंस्टॉल ही करना है। सिर्फ लेबर लेके जाओ और इंस्टॉल करके आओ। वहाँ कुछ मटेरियल मंगवाना और कास्ट करना, क्यूरिंग करना, वो झंझट ही निकल गई। तो कस्टमर का रिक्वायरमेंट मेरे को फास्ट चाहिए, तो इसका जो प्रोडक्शन सब रेडी है, इंस्टॉल ही करना है। तो एज पर उसका गाइडलाइंस टाइम पीरियड में जो भी काम करना है वो काम हो जाएगा। और प्रीकास्ट इंडस्ट्रीज का वही बेनिफिट है कि क्वालिटी वर्क और कम फास्ट समय जो के काम करना है तो वो प्रीकास्ट में ही काम होगा। ओके। और मार्केट के अंदर आपके बहुत सारे अलग अलग कॉम्पिटिटर होंगे, ठीक है? जी, जी। उससे आप कैसे बेहतर हो? हाँ, इसके लिए हमारे पास एक तो हमारा बेनिफिट मेरे को ऐसा लग रहा है कि हमारे पूरा से एक R&D यूनिट है। जो भी प्रोडक्ट करना है हम पूरा वहाँ R&D करते हैं। और इसके बाद हमारे पास पूरा इंजीनियरिंग टीम है, जो इसका जो मोल्ड्स है वो भी एक चैलेंज वाला पार्ट है कि भाई इतनी साइज, इतना डिफरेंट प्रोडक्ट मार्केट में बेचना, तो इसका डिफरेंट मोल्ड बनाना बनाना। और कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से मोल्ड बनाना, तो उसके लिए भी हमारा एक इंजीनियरिंग वर्कशॉप खुद का ही है कि जिसके अंदर जो भी मोल्ड बनाना है तो वो इन हाउस ही बनाना है। तो जो भी ऑर्डर हम लेते हैं तो इन हाउस ही उसका मोल्ड बनता है, और इन हाउस
इसके बाद प्रोडक्ट भी हम उसको बना के देते। तो जो भी टाइम पीरियड है वो उसका हम पूरे के पूरा मुख्य मैनेज करते हैं और कस्टमर्स को उसका टाइम टू टाइम डिलीवरी देता है। वो हमारा दूसरे कॉम्पिटिटर से हमारा एक अलग पार्ट है। ओके। उसके अलावा आपकी इंडस्ट्री के अंदर ऐसा कोई इनोवेशन है जिसके लिए आप एक्साइटेड हो? इंडिया में की बात करूँ तो इंडिया में बहुत स्कोप है प्रीकास्ट का, क्योंकि डे बाय डे लेबर क्राइसिस बढ़ने वाला है। Yes. और आज गवर्नमेंट और वो एक कंपनीज कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर आ गया है कि उसको भी क्वालिटी वर्क चाहिए। अगर आपको इन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में क्वालिटी वर्क चाहिए तो प्रीकास्ट के बिना पॉसिबल ही नहीं। इसलिए पॉसिबल है क्योंकि उसका पूरा का पूरा कंट्रोल प्लांट में रहेगा। अगर साइड पे कुछ भी कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है वो सब मैन्युअली होता है। यस। और सभी जगह पे आपका साइड सुपरवाइजर उसको मैनेज नहीं कर सकते। लेबर ने कुछ गलती कर दिया तो क्वालिटी प्लस मैंने सोच सकते। इसमें तो पूरा ऑटो प्लांट होता है तो क्वालिटी जो मेंटेन होती है इसके उसकी लाइफ काफ़ी बढ़ जाती है। तो आज गवर्नमेंट और वो सब क्लाइंट कंप्लीट ऐसा ऐसा डेवलप हो रहे हैं कि फटाफट उसको डेवलप करे और प्रीकास्ट प्रोडक्ट की यूज़ करे कि इसकी लाइफ ज़्यादा हो और फास्ट काम हो सके। आज पैसा की जगह सबको फास्ट करना है तो फास्ट तो प्रीकास्ट होगा तो ही हो पाएगा। तो आज वो सब कल्चर डेवलप यहाँ हो रहा है। और आज गवर्नमेंट भी इसमें काफ़ी इन्वॉल्व हो गई है और सब प्रोडक्ट प्रीकास्ट में ही जा रही है क्योंकि फास्ट हो जाए और क्वालिटी हो जाए। ओके। लास्ट 2-3 सवाल करके हम पॉडकास्ट को खत्म करेंगे, ठीक है? yes, तो सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ कि आपके बिजनेस को आपके बिना चलाना चाहते हो तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? अगर बिजनेस मेरे बिना चलाना है तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है एक सिस्टम। अगर आप सिस्टम ऐसा डेवलप करो कि आपकी ज़रूरत ही नहीं, पूरा सिस्टम से ही काम होगा। किसको क्या करना है वो रोल डिफाइन है तो उसको वही करना है तो अपने आप बिजनेस चलने वाला है। और एक पूरा कंपनी का एक विज़न क्लियर होना चाहिए कि कंपनी को कहाँ जाना है, कितने साल में कहाँ पहुँचना है। अगर वो जो विज़न जो क्लियर होगा ओनर के पास और पूरी टीम के पास तो अपना बिजनेस चलेगा ही। उसको फिक्स है कि हमको इतने टाइम के बाद यहाँ पहुँचना है, कब क्या करना है वो अपने आप डिफाइन हो जाएगा। तो वो सिस्टम बनाना बहुत जरूरी है। और एज ए ओनर बिजनेस ऑफिस के अंदर है नहीं, ऑफिस की बारी है। एज ए लीडर उसका तो काम ही है कि नया नया आइडिया लेके उसको इम्प्लीमेंट करवाना। बिजनेस करना है, रूटीन ऑपरेशन का जो भी काम है वो तो टीम को ही करना है। ओके। बिजनेस ओनर को बाहर जाके मार्केट में क्या चल रहा है, रिलेशन मेंटेन करो, नया नया मार्केट में क्या चल रहा है वो डिफाइन करो, लोगों से मिलो और नया नया आइडिया आप अपनी कंपनी में क्या इम्प्लीमेंटेशन करके उसको कैसे और बेहतरीन कर सकते हो, वही एज ए ओनर का काम होता है। ओनर कंपनी पे जाए और सब वर्क करे और बिजनेस चलेगा तो वो एक लेवल से हो पाएगा, ग्रो नहीं हो पाएगा। ग्रो के लिए तो ऑटो पायलट मोड पे ही जाना पड़ेगा। ओके। और आपके हिसाब से बिजनेस की डेफिनेशन क्या होती है? बिजनेस की डेफिनेशन पहले तो सबका प्रॉफिट तो होता ही है, बिना प्रॉफिट तो कोई आगे बढ़ने वाला है नहीं। और अगर आपको एक अच्छी तरह से बिजनेस डेवलप करना है तो मेरे को ऐसा एक लग रहा है कि आपको मार्केट में कस्टमर को क्या रिक्वायरमेंट है वो अगर आपके पास क्लियर होगा, अगर आप मैक्सिमम कस्टमर के प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओगे तो वो बिजनेस आपका जो भी प्रोडक्ट है वो चलने वाला है। प्रोडक्ट तो आपकी प्रोडक्ट कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेगी। आज हमने जो नया प्रोजेक्ट डाला तो पहले जो ड्रेनेज सिस्टम था वो साइड कास्ट बन रहा था तो रिक्वायरमेंट से थोड़ा ज़्यादा कंक्रीट जा रहा था, क्वालिटी मेंटेन नहीं हो सकती थी। तो अभी पूरा प्रीकास्ट आ गया तो हेवी ड्यूटी कंक्रीट प्लान पे बन गया, साइड पे जाके उसको तो इरेक्शन ही करना है। तो क्वालिटी कंट्रोल होगा, फास्ट काम होगा और जो भी आज लेबर क्राइसिस का है वो सब इसके सॉर्ट आउट करके फाइनल काम फास्ट हो जाएगा। तो आज गवर्नमेंट ने जो भी अंडर स्मार्ट सिटी दिया है तो उसमें सब यही प्रोडक्ट यूज़ कर रहे कि आज अवेयरनेस भी आ गया है कि भाई अच्छी प्रोडक्ट यूज़ करो और फास्ट काम करो तो एंड ऑफ द रिजल्ट ये सस्ता ही पड़ता है। ओके। एक आखिरी सवाल, 2030 तक का आपका विजन क्या है? 2030 तक का हमारा कंपनी का विजन है कि 1000 करोड़ का टर्नओवर और हमारा जो हेवी ड्यूटी प्रोडक्ट है उसका ऑल इंडिया में हमारा 4 प्लांट होगा और पूरे इंडिया में हम इसके हेवी ड्यूटी प्रोडक्ट हम सप्लाई करेंगे। और हमारा कंपोरोल का जो प्लांट है उसको हम ऑटोमाइजेशन पे लेके जाए और ऑटो मोड पे हमारे प्रोडक्ट बने, हेवी ड्यूटी प्रोडक्ट बने। इन फ्यूचर प्रीकास्ट शेड, प्रीकास्ट बिल्डिंग तो आज हमने बनाना चालू कर दिया है। हमारा एक डेमो हाउस भी बन रहा है, पूरा बिल्डिंग प्रीकास्ट। हमारा एक फार्म हाउस बन रहा है तो इसके अंदर हमने एक भी प्रोडक्ट वहाँ नहीं बनाया है, जो भी बना है वो प्लांट पे बना है
उसको टेलर में मूविंग करके वहाँ हमने पूरा ऐसा रूम पॉडी हमने मूव किया है। तो इन फ्यूचर हम वो इंडस्ट्री पे जाने वाला है, प्रीकास्ट बंगलो बनेगा, प्रीकास्ट बिल्डिंग भी फ्यूचर का त्रिलोक के बनेगा और इंडिया की टॉप 3 में त्रिलोक का नाम आएगा। 1000 करोड़ टर्नओवर और 28 के आसपास हमारा त्रिलोक का आईपीओ भी आएगा। और इसके अलावा हमारा आउट ऑफ इंडिया में भी वेस्ट अफ्रीका में सेनेगल कंट्री में डकार सिटी में भी हमारा एक प्रीकास्ट का भी एक प्लांट है, वो भी लास्ट 3 साल से हम रन कर रहे हैं। तो वहाँ भी हमको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है कि वहाँ तो ये प्रीकास्ट टेक्नोलॉजी या प्रीकास्ट ऐसा काम था नहीं। आज वहाँ प्रीकास्ट का अच्छी तरह से हम काम कर रहे हैं। इसके अलावा भी काफ़ी प्रोडक्ट वहाँ जो यूज़ हो रहा है वो भी प्रोडक्ट हमने वहाँ डेवलप किया है और इन फ्यूचर अफ्रीका के अन्य कंट्री में भी हम ऐसा डेवलप करेंगे और वहाँ जो हमारा जो टेक्नोलॉजी वो पहुँचाएंगे। तो वो पूरे अफ्रीकन के लिए भी वो हमारा एक विज़न है। थैंक यू पीयूष भाई। Yes, thank you, आपने Ruchir भाई। आपका कीमती समय निकाल कर आपने यहाँ इस पॉडकास्ट के अंदर बिजनेस के बारे में, सिस्टम के बारे में, उसके अलावा बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपने इस पॉडकास्ट के अंदर दी है, जिससे बहुत सारी इंडस्ट्री के बिजनेसमैन को कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा। इसी के लिए मैं फिर से आपका पूरे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। थैंक यू। थैंक यू।